तो प्रिय छात्रों, अपने इससे पहले ना आनुवंशिक रोग पढ़े थे, अब अपने क्या करते हैं, असंक्रामक रोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो असंक्रामक रोगों की बात होनी है अभी। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ठीक है, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते। असंक्रामक रोग, आपने आनुवंशिक रोग पढ़ लिए और आनुवंशिक रोग में सिंड्रोम भी पढ़ लिए, हीमोफीलिया, वर्णांता, सिकल सेल में थैलेसीमिया पढ़ लिया। आज अपने बात करनी है अपने असंक्रामक रोगों की, और असंक्रामक रोगों के अंदर पहला है कैंसर, जहां से पर्सन पक्का आता ही आता है, कैंसर। अब सुनना है ढंग से। कैंसर के बाद में अपने पढ़ेंगे क्या, दिल का दौरा है, गाउट रोग है, गठिया है, जोड़ों का दर्द है, अतिसार है, मधुमेह है, एलर्जी वगैरह है, इस टाइप के छोटे मोटे रोग और भी हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु ध्यान देने वाली बात है कि इसमें संक्रामक रोगों में से यदि पर्सन पूछा जाएगा तो कैंसर में से ही पर्सन आता है। अब कैंसर के बारे में ठीक ढंग से सुन लेना तो असंक्रामक रोग पूरे माने जाएंगे आपके। अब ढंग से सुनो बच्चों, कैंसर की बात करेंगे। कैंसर, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला प्रश्न तो यह बनता है, कैंसर के अध्ययन को कहते क्या है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जवाब रहेगा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। अब ध्यान करो बच्चों, ये ऑन्को शब्द है ना, ये कैंसर से जुड़ा हुआ है। ऑन्को शब्द है ना, वो कैंसर से जुड़ा हुआ है। जैसे हॉस्पिटल में कहीं जाओगे तो जहां कैंसर के पेशेंट एडमिट होते हैं तो वहां ऑन्को वार्ड लिखा रहेगा, और जो डॉक्टर होते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर की जीन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन। ये लॉजी, इसमें भी प्रश्न बनता है, कैंसर की जीन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। और कैंसर फैलाने वाले जो कारक होते हैं, अंतर आ रहा है, कारक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन। कैंसर कारकों को क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। कैंसर फैलाने वाली जीन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अब बात क्या है कि कैंसर कहते किसे हैं वो सुनना, कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? सबको मालूम है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 60 × 10 की घात 15। 60 × 10 × 10 × 10 × 10 गुणा, और कितनी बार गुणा? 15 बार गुणा। और इतनी बार गुणा करोगे तो न जाने कितनी संख्या हो जाएगी, बोर्ड तो छोटा ही पड़ जाएगा, दीवारें भी छोटी पड़ जाएगी, गुणा करते चले जाओगे। तो मैं यूं कह रहा हूं, ये 60 का मतलब क्या है? यहाँ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के वजन से, और स्वस्थ व्यक्ति वो माना जाता है जिनके शरीर का वजन 60 किलो हो, यानी 6x6 पैक बॉडी 60 किलो की बॉडी कहलाती है। इसे ज्यादा भी है स्वस्थ, उसे कम भी है स्वस्थ। कोई 50 किलो का व्यक्ति है, वो यूं कह दे कि मेरे में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो 50 × 10 की घात 15। वो तो आपको वेट ही तो चेंज करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं यूं कह रहा हूं कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। कोशिकाएं 3 प्रकार का विभाजन करती हैं, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिकाएं 3 प्रकार का विभाजन करती हैं। और हमारे शरीर की बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। जबकि हमारी जनन कोशिकाओं में कौन सा होता है? अर्धसूत्री। और प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है? तो आपको पता ही है क्या? असूत्री। मनुष्य में यूकैरियोट्स प्राणियों के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर असूत्री होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री व अर्धसूत्री। अर्धसूत्री की इसमें होता है लैंगिक अंग, जैसे अपने जो क्या जनन कोशिकाएं जो होती हैं ना, उनके अंदर कौन सा विभाजन होता है? तो आपका अर्धसूत्री। जबकि हमारी बॉडी की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। आप छोटे बालक थे, छोटे से बड़े हुए, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े और फिर बड़े होते चले गए। आप अभी छोटे पतले हो, थोड़े धीरे धीरे एज बढ़ती चली जाएगी, आप मोटे होते चले जाओगे। कौन सा विभाजन हो रहा है? आपके शरीर की कोशिकाएं कौन सा विभाजन कर रहे हैं? समसूत्री।
अब मैं यूं कह रहा हूं कि समसूत्री विभाजन आपको पता है क्या, कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, आपको सबको मालूम है। यह क्या है? समसूत्री विभाजन है। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन इस क्रम में कर रही है तब तो ठीक है, परंतु कई बार हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियमित व अनियंत्रित समसूत्री विभाजन करना शुरू कर जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर के उस भाग पर एक गांठ बनती है। उस गांठ को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमरी क्या है? कैंसर है। दोबारा सुनो मेरी बात को ढंग से, कि कैंसर कहते किसको हैं? जब हमारे शरीर की कोई भी कोशिकाएं क्या करना शुरू कर जाए? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन करना शुरू। कोशिकाएं अनियमित व अनियंत्रित व अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, अनियमित व अनियंत्रित समसूत्री विभाजन करना शुरू कर जाए तो उस जगह पर क्या होगी? एक गांठ बनेगी। उस गांठ को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। और वो ट्यूमर ही क्या होती है? कैंसर होती है। ये बातें थी। क्या कह गया मैं? कि हमारे शरीर की कोशिकाएं जब अनियंत्रित व अनियमित समसूत्री विभाजन करना शुरू कर जाए तो उस जगह पर एक गांठ बनती है। उस गांठ को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर क्या है? कैंसर है। जब कोशिकाएं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 इस प्रकार से विभाजन करती चली जाए तब तो अच्छा है। कई बार बाद जंप लेना शुरू कर जाती है। मान के चलो ये हाथ है, इस हाथ की कोशिकाएं ठीक है, ठीक ठाक काम कर रही हैं, ठीक चल रहा है सारा कुछ, परंतु कई बार क्या होता है कि हाथ की कोशिकाएं 2 से 4, 4 की बजाय वो सीधा ही कहां जंप ले जाए? 16 पे। भाई 2 से 4, 4 से 8 बढ़नी चाहिए थी, 4 से सीधी 8 पे चली गई तो फिर वो अनियंत्रित हुआ कि नहीं विभाजन? वो अनियंत्रित विभाजन। आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो, धीरे धीरे चढ़ते हो, एक स्टेप टू स्टेप जाते हो, 1 से 2 पर, 2 से 3 पे ऐसे चढ़ते हो, और एक पर सीधी 4 पे छलांग लगाई तो फिर तो अपने हाथ पर तुड़वाने ही पड़ेंगे। वही कंडीशन में जाती है तो कई बार अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होना शुरू होता है। परिणाम स्वरूप वहां क्या बन जाएगी? गांठ। और गांठ को क्या कहते हैं? ट्यूमर। और ट्यूमर को क्या बोला जाता है? कैंसर। और कैंसर फैलाने वाले कारक जो होते हैं उसे कार्सिनोजन कहते हैं। कैंसर की जीन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अब सुनना मेरी बात को, कि कैंसर 3 प्रकार की होती है प्रिय छात्रों। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। टाइप ऑफ कैंसर कितने हैं? 3। पहला सुनना, 3 टाइप की। एक तो होती है कार्सिनोजन, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। एक है सार्कोमा, सार्कोमा। एक है प्रिय छात्रों ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ये लो, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। कैंसर के कितने प्रकार बताए मैंने? 3 प्रकार बताए हैं। कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा जो प्रकार होता है वो सर्वाधिक 85% कैंसर यही होती है। यल 85%। अब सर्वाधिक कौन सा कैंसर का प्रकार होता है? तो कार्सिनोमा प्रकार। फिर बात सुनिएगा कि ये कार्सिनोमा जो कैंसर होती है वो किस में होती है? ये उपकला ऊतकों में होती है। एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। ठीक है। अब कार्सिनोमा कहां होती है? उपकला ऊतकों में। अब ये उपकला एपिथेलियम टिश्यू क्या है मैं आपको ऊतक टॉपिक बताऊंगा तो ये क्लियर करवाऊंगा, परंतु फिर भी सुन लो कि उपकला ऊतक कहां कहां होते हैं। ये जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय, गर्भाशय, आमाशय, आमाशय, अग्नाशय, अग्नाशय, फेफड़े, फेफड़े, निप्पल, स्तन। ठीक है।
गर्भाशय, अमाशय, अग्नाशय, फेफड़े, स्तन, इन सब के अंदर कौन से प्रकार की कैंसर होती है? तो कार्सिनोमा प्रकार की। यूट्रस है, स्टोमक है, अग्नाशय ग्रंथि, वो पता है, लंग्स हैं, निपल्स हैं, इनके अंदर कौन से प्रकार की कैंसर होती है? कार्सिनोमा। और सर्वाधिक कहां होती है? ये उपकला उत्कों में होती है। ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? उपकला उत्कों से मिलकर बने होते हैं। सार्कोमा की बात करूं तो ये संयोजी उत्कों में होती है। कहां होती है बच्चों? संयोजी उत्कों में होती है, संयोजी उत्तक। यह लॉजिक। और संयोजी उत्कों की बात करें जैसे पेशियां, अस्थियां, जैसे बात करें लसिका गांठें, लिफ नोड होती है ना, उनके अंदर पेशियों में, अस्थियों में, उपास्थियों में और लसिका गांठों में कौन से प्रकार की कैंसर होती है? तो सार्कोमा। ल्यूकेमिया की बात करें तो यह रक्त व अस्थि मज्जा की कैंसर, रक्त व अस्थि मज्जा की कैंसर, यह लॉजिक। ठीक है, अस्थि मज्जा आपको मालूम ही है। रक्त की कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। अब आप सुनिएगा, ये अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, उसकी अधिकता हो जाए तो रक्त कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कहने तो ल्यूकेमिया है वो रक्त व अस्थि मज्जा की कैंसर है। सार्कोमा वो संयोजी उत्कों में पेशियों, अस्थियों, गांठों की कैंसर है। गर्भाशय, अमाशय, अग्नाशय व फेफड़े, स्तन के अंदर कौन सी होती है? कार्सिनोमा प्रकार की कैंसर। सर्वाधिक कौन सी होती है? कार्सिनोमा होती है। ठीक है, 3 टाइप की मैंने बता दी। अब सुनना है कि कैंसर के, सुनो दोबारा सुन लो, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। थोड़ा मैं चाय पी लेता हूं साथ में, ठीक है ना? आप बुरा मत मानिएगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर फैलाने वाले जीन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन। कैंसर के कारक कौन से होते हैं? कार्सिनोजन। अच्छा, कैंसर कहते हैं किसे? कोशिकाओं के अंदर अनियमित व समसूत्री विभाजन हो जाए तो उसमें गांठ बनती है, गांठ को ट्यूमर कहते हैं, और ट्यूमर क्या है? कैंसर है। कैंसर के कितने प्रकार बता दिए मैंने? 3 प्रकार, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा 85% सर्वाधिक होती है। उपकला उत्कों में, गर्भाशय में, माशय में, अग्नाशय में, फेफड़े, स्तन के अंदर होती। सार्कोमा संयोजी उत्कों में, पेशियों में, अस्थियों में, गांठों में। ल्यूकेमिया रक्त व अस्थि मज्जा की कैंसर है। ठीक है प्यारे छात्रों, अब बात सुनिएगा कि ये तो टाइप बताए हैं मैंने, सामान्य सी बातें बताई हैं। अब इसकी जांच कौन सी है और उसका उपचार कौन सा है, वो सुनने वाली बात है। एक बार और ध्यान कर लो, थोड़ा मैं ये कर लेता हूं। कार्सिनोमा, सार्कोमा समझ में आ ही रहा है? इधर में चाय पी लेता हूं, भागना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना। समसूत्री विभाजन हो जाता है, ट्यूमर बनती है, उसे क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये कारक वाला प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि कैंसर के कारकों को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। कैंसर फैलाने वाली जीन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ये प्रश्न आया था भाई, अभी मेरे को याद तो नहीं आ रहा कहां आया था। जीन वाला प्रश्न पूछा था कि कैंसर के जीन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? कार्सिनोमा। अच्छा, संयोजी उत्कों में कौन सी? सार्कोमा। रक्त की कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। अब सुनना है क्या कि इसकी जांच कौन कौन सी है, कि इसकी जांच, कैंसर की जांच। अब फिर उपचार क्या है वो सुनना है। जांच एक तो होती है रक्त जांच, ठीक है, ये जांच है इसकी। एक होती है बच्चों बायोप्सी, पूरा अच्छे से बताऊंगा मैं, बायोप्सी। एक होती है सीटी स्कैन, एक होती है एमआरआई। ये लो जी, जांच है ये। भाई किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि भी किसी व्यक्ति विशेष के कैंसर होने की कुछ संभावनाएं लगी, तो खून जांच से पता चल जाएगा। खून की जांच करें तो WBC की संख्या बढ़ के आएगी। अब आपने ये भी सुन के रखा है कि WBC की संख्या 5500 से 11000 होनी चाहिए। और मैं तो यूं कह रहा हूं कि खून जांच में, यानी किसी व्यक्ति विशेष के कैंसर है तो उसकी यदि जांच करवाई जाएगी तो WBC की संख्या है ना, वो क्या चली जाएगी? 1 लाख के लमसम चली जाएगी, 1 लाख के अबव चली जाएगी।
तो यूं मान के चलो उस व्यक्ति के 100% कैंसर है, यानी WBC की संख्या बढ़ जाती है। बायोप्सी है, आपको पता है कि गले वगैरह के अंदर कोई कैंसर लगे उसकी बायोप्सी करनी पड़ती है, ठीक है, उसमें पता चलता है। एक होता है सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन पता ही आप लोगों को कि दिमाग के अंदर किसी डॉक्टर विशेष को लगा उसकी कोई ट्यूमर हो सकती है, गांठ हो सकती है, तो वहां पर क्या होगा कि सीटी करवाना पड़ेगा। और सीटी का पूरा नाम पूछा जाता है बच्चों, क्या? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये है। सीटी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है ना। सीटी स्कैन। एक है एमआरआई। आपके एक टॉपिक लगता है तकनीकी वाला, ध्यान करना, इसमें अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट है, सोनोग्राफी है, इस टाइप की एक चैप्टर देके रखा है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बढ़िया भली भांति करवाऊंगा। तो इससे पहले तो ये थोड़ा सा सुनना है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक होती है एमआरआई, और एमआरआई पूरी होल बॉडी के अंदर कहीं पता नहीं चल पा रहा है डॉक्टर को, WBC की संख्या तो बढ़ के आ रही है परंतु कहां पर ट्यूमर बनी है पता नहीं चल पा रहा है उसको, तो वो ये कहेगा कि भैया एमआरआई करवाया, यानी पूरे शरीर होल बॉडी की हो गई। एमआरआई का फिर पूरा नाम पूछा जाता है बच्चों, और आपको अच्छे खासा मालूम है क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, रेजोनेंस इमेज, ये है ना, ये ला जी। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है, एमआर। तो ये जांच है, ब्लड है, बायोप्सी है, ब्लड टेस्ट है, बायोप्सी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई। अब बात करें इसके उपचार की, भी इसका उपचार क्या है, तो सुनना है थोड़ा। उपचार, किसका उपचार की बात हो रही है? कैंसर के उपचार की बात कर रहे हैं अपने। तो एक तो है जी आपका क्या भी, ऑपरेशन, यानी शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, ये लो जी भाई, जिसके पर कोई गांठ बनी हुई है उस गांठ को डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन के मार्फत निकाल देगा। तो हो सकता है वो कैंसर से छुटकारा मिल जाए, तो ऑपरेशन होगा। एक होता है बच्चों कीमोथेरेपी। कीमो आपको पता है, विकिरण, कीमोथेरेपी, कीमो जिसको आम भाषा में आप लोग सेक बोलते हो। इंजेक्शन लगते हैं, बहुत हाई डोज के होते हैं, बाल वगैरह सारे उड़ जाते हैं। आपने युवराज सिंह के भी देखी होगी, वो कीमो ही हुई थी उनकी, कीमोथेरेपी। एक होते हैं रेडियोथेरेपी, जहां गांठ बनी हुई है वहां पर एक रेडिएटर घुमाया जाता है ताकि हो सके तो उस रेडिएटर की वजह से उस जगह विशेष की कोशिकाएं पिघल जाए, तो वहां के क्या है कि खून का संचार हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, तो वो है रेडियोथेरेपी। एक होता है बच्चों कोबाल्ट 60, और कोबाल्ट 60 का उपयोग आपको पता है कि जितने प्रकार की कैंसर होती है सामान्य कैंसरों के अंदर कोबाल्ट 60 का उपयोग ही होता है। एक बात है बच्चों, पारा 203, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पारा 203 का उपयोग मस्तिष्क कैंसर के इलाज में, किसमें होता है? मस्तिष्क कैंसर के इलाज में। बहुत बार प्रश्न आता है मस्तिष्क कैंसर के इलाज में, ठीक है। फिर आया आयोडीन 131 का उपयोग, 130 131 मावी हैं, इनका उपयोग थायराइड कैंसर के इलाज में। थायराइड ग्रंथि यानी गले के अंदर जो ग्रंथि है उसके अंदर कोई तकलीफ हो गई, वहां कैंसर होने की संभावनाएं हैं, तो आयोडीन 131 का उपयोग होगा। एक है SR 90, और SR 90 का उपयोग त्वचा व आंखों के कैंसर के इलाज में, त्वचा व आंखों के कैंसर के इलाज में। तो प्यार से सुनना मेरी बातों को। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करके, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट 60, पारा 203 का उपयोग कौन सी कैंसर के इलाज में? मस्तिष्क कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131 130 का उपयोग थायराइड कैंसर के इलाज में। SR 90 का उपयोग त्वचा व आंखों के कैंसर के इलाज में। जांच की बात करें तो आपको पता ही है, खून जांच है, बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई। सीटी का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। तो ये बात ही यहां तक की। अब बात क्या करनी है अपने को?
कि एक बात इंपॉर्टेंट और बता दे रहा हूं मैं, क्या इसी संबंध में, क्या भारत के अंदर बात करें, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो प्रश्न आता है यहां, भारत की बात करें तो भारत के अंदर नर के अंदर तो मुंह का कैंसर ज्यादा होता है क्योंकि गुटखा पान मसाला ज्यादा खाते हैं, और मादाओं की बात करें तो इसमें यूट्रस यानी गर्भाशय में कैंसर ज्यादा होता है, गर्भाशय यूट्रस, ये कंडीशन रहती है। जहां बात करें संसार के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखा जाए कि कैंसर से ज्यादा कहां किसकी क्या होती होगी, तो नर के अंदर तो होती है फेफड़ों की कैंसर, लंग्स कैंसर ज्यादा होती है, और मादाओं के अंदर होती है स्तन कैंसर। ये लो जी बच्चों, स्तन कैंसर। तो भारत की बात करें तो नर के अंदर तो क्या हो गया, मुंह के कैंसर ज्यादा और मादाओं में गर्भाशय की, और संसार की बात करें तो नर में फेफड़ों के और मादाओं में स्तन कैंसर। ये पर्सन भाई पल्मोनरी, पल्मोनरी बोले तो लंग्स, ठीक है ना। पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी का मतलब क्या है, फेफड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। फेफड़े, लंग्स, प्लूरल, पल्मोनरी, ये फेफड़ों से संबंधित नाम है। तो पल्मोनरी कैंसर किस पर्सन था कि संसार के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सर्वाधिक कैंसर का प्रकार कौन सा पाता है, तो पल्मोनरी कैंसर में फेफड़ों कैंसर। इंडियंस के प्रीपेक्स की बात करें तो नर में मुंह का, मादा में गर्भाशय का, ठीक है। तो ये थी आपके बच्चों कैंसर की बात, ठीक है। पहले थोड़ा सा और सुन लो कैंसर के बारे में कि कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं, कारक को कार्सिनोजन कहते हैं। कोशिकाओं के अनियमित व अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप किसी जगह विशेष पर गांठ बनती है, उस गांठ को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर ही क्या है, कैंसर है। अच्छा, कार्सिनोमा प्रकार की कैंसर जो उपकला उत्कों में सर्वाधिक होती है 85%, गर्भाशय, अमाशय, अग्नाशय, फेफड़े, स्तन कैंसर। सार्कोमा संयोजी उत्कों में होती है, पेशियों, अस्थि और के अंदर है। और लसिका गांठे, लिफ नोड, लसिका गांठे, ध्यान करना भैया, लसिका गांठे बोल रहा हूं मैं पूरा। ल्यूकेमिया, रक्त व अस्थि मज्जा की कैंसर, ठीक है। फिर बात थी फिर बात है जांच की, ब्लड जांच की बात कर रहे थे। बायोप्सी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ठीक है। उपचार की बात है, शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट 60, परा 203 और आयोडीन 131 है, एसआर 90, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या कि भारत के अंदर नर के अंदर मुंह का कैंसर सर्वाधिक होता है, मादा में गर्भाशय का, और संसार की बात करें नर में फेफड़ों का और मादा में स्तन का। तो क्या है कि आपके रीड लेवल सेकंड के हिसाब से यहां से अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये था मुख्य रूप से आपकी कैंसर के बारे में। अब है दिल का दौरा, यानी आप असंक्रामक रोग पढ़ रहे हो और असंक्रामक रोग के अंदर अपना पहला तो था कैंसर, फिर क्या है दिल का दौरा। दिल का दौरा जो बेरोजगारी में चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस दौर से आप गुजर रहे हो, ये तो कोरोना का महाकाल, ठीक है ना। और ये एक दिल का दौरा और ये बेरोजगारी, ये सारा सौदा। चलो खैर कोई बात, दिल का दौरा की बात करते हैं अपने। ये कैसे आता है, किसकी वजह से आता है बच्चों, सुनो। दिल का दौरा, मान के चलो दिल का दौरा की बात कर रही है, ये लो दी दिल, आहा, ठीक है। बड़ा तो बाद ही बनाऊंगा, अभी नहीं। ये यहां आपके फेफड़े, मोटे तौर से बता रहा हूं, फेफड़े, कौन से डे, फेफड़े। यहां से रक्त को लेके आने वाली एक धमनी है, पल्मोनरी, आहा, पल्मोनरी, पल्मोनरी, ठीक है। और उसमें अंदर क्या होता है, सिकुड़न हो जाती है, यानी अंदर में ये सिकुड़ जाती है, ऐसे ऐसे सिकुड़ गई, मान के चलो, ये लॉजिक ऐसे। अब हार्ट को रक्त संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाएगा, ये लो जी बच्चों, ये लो, ये आ, ये लो जी, ये तो फेफड़ों से जो रक्त को लेके आने वाली धमनी का नाम क्या बताया मैंने, पल्मोनरी। और ये करती क्या है, यहां से खून लेके आएगी, यहाँ अब फेफड़ों से शुद्ध रूप आएगा, आपको पता ही है, हार्ट में तो ऐसा ही आना है। अब वो खून क्या संपूर्ण मात्रा में आ नहीं पाएगा, हार्ट को संपूर्ण मात्रा के अंदर खून की आपूर्ति नहीं हो पाएगी,
परिणाम स्वरूप क्या जाता है, दिल का दौरा जाता है। ठीक है, यानी वही बात है कि भी जितना इसको मिलना चाहिए था खून वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट रखेगा, उसको बोलेगा फटाफट मेरे पास भेज भाई, ताकि मैं बॉडी के विभिन्न पार्ट को भेज पाऊं। अब वो भेजेगा ही नहीं, भेजेगा कैसे बेचारा, क्योंकि वो पाइप पहले से सिकुड़ी हुई है अंदर, और वो पाइप अंदर से सिकुड़ गई तो खून की आपूर्ति नहीं हो पाएगी हृदय को, और हृदय को संपूर्ण मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप क्या गिर जाता है, दिल का दौरा जाता है। तो दिल का दौरा पल्मोनरी धमनी के अंदर सिकुड़न की वजह, संकुचन की वजह से, तभी तो कहते हैं ना कि बूढ़े आदमी होते हैं उनको कहा जाता है कि आप लोग फैट मत खाइएगा, यानी फैट कम खानी होती है, क्योंकि फैट ज्यादा खाएंगे तो इसके अंदर वाले पार्ट पर क्या है, वसा का, त्वचा का पार्ट, वसा अम्ल जम जाएंगे, और वो ज्यादा जम गए तो इसमें क्या है कि स्पेस ही नहीं बचेगा, रक्त आ ही नहीं पाएगा फेफड़ों से, हार्ट में नहीं आ पाएगा, तो हार्ट का अटैक तो आना ही आना है। तो पल्मोनरी धमनी में संकुचन के परिणाम स्वरूप हृदय को संपूर्ण मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप ही क्या हो जाता है, दिल का दौरा गिर जाता है। तो आप लोग इन चीजों से बच के रहिएगा। ठीक है, अब बात और सुनिएगा आगे वाली। ठीक है, आगे वाला है अपने पास में कौन सा भाई, एक तो होता है एलर्जी, ये सारे के सारे संक्रामक रोग हैं, एलर्जी है, दिल का दौरा है, गाउट रोग है, गाउट। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका, थकान है, थकान भी एक रोग की श्रेणी में आता है भाई। ठीक है ना, एक होता है आपका मधुमेह, ठीक है जी। तो सुनना है, एलर्जी की बात करें तो यह एलर्जी किसकी वजह से होती है, एक नाम आता है हे फीवर, एलर्जी धूलकण, परागकण, सर्दी गर्मी की वजह से होती है, सर्दी गर्मी की वजह से होती है। अब ध्यान करना है, किसी किसी व्यक्ति को धूलकणों की वजह से एलर्जी होती है। आपने कभी देखा होगा कि लोग झाड़ू निकालते हैं तो उनको छींक जा जाती है, इसका मतलब क्या है कि उन व्यक्ति विशेष को धूल के कणों से क्या है, एलर्जी है। जैसे जैसे एलर्जी बढ़ती चली जाएगी, एलर्जी लास्ट में किस में तब्दील हो जाएगी, अस्थमा में, यानी दमा में। अब भाई देखो बेरोजगारी में थारा दमो होएगो और नी टावर थारा की होएगो, दिल को दौरो। ठीक है ना, तो ये क्या है, एलर्जी, ये किस में तब्दील हो जाती है, अस्थमा में। ठीक है, धूलकण परागकण क्या होते हैं, आपने कभी बाग बगीचे में गए होंगे तो कई लोगों को बाग बगीचे में जो फूल होते हैं, फूलों के जो कण होते हैं, परागकण होते हैं, उनकी वजह से भी छींक आती है। कई लोग खेत में जाते हैं तो भी उनको बराबर तकलीफ होती है। कईयों को सर्दी के अंदर बराबर छींक आती रहती है, नाक बहती रहती है, हालांकि उनको जुकाम नहीं होती, फिर भी उनको क्या होता है, नाक बहती रहती है, क्योंकि उसको क्या है, एलर्जी है। और कईयों को गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा त्वचा बिल्कुल लाल लाल हो जाती है, त्वचा पर लाल लाल दाने बन जाते हैं, कारण ये रहा होगा कि उनको एलर्जी हो रही है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होगा, WBC की संख्या बढ़ेगी। गाउट रोग आपको पता है, ये यूरिक एसिड के जमाव से हो जाएगा। अब क्या होता है, जोड़ों के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का जमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको गाउट रोग हो जाएगा। गठिया एक है आपका, क्या है, लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या हो जाती है, थकान आ जाती है। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या आएगी, आपके थकान आएगी। एक है सिट्रिक एसिड है, गठिया सिट्रिक एसिड के जमाव की वजह से, सिट्रिक एसिड। अब आप लोग क्या होती है कि आप लोग, सॉरी क्या रहेगा, अब आप लोग क्या करते हो, गाउट रोग यूरिक एसिड के जमाव की वजह से होता है, थकान लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होती है। इसके बाद में मधुमेह जो रोग होता है ना, सुनना है कि क्या आ गया रे, मैग्नेटिक क्या आ गया, छोड़ो। हाँ, गाउट रोग यूरिक एसिड का। गठिया की बात करें तो किसकी वजह से बताया मैंने आपको, ये सॉरी गठिया सिट्रिक एसिड की जमाव की वजह से होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड। अच्छा,
ये थकान लैक्टिक एसिड। अब आप लगातार चलते रहते हो यानी सालासर पैदल यात्रा करने जा रहे हो, खाटू श्याम जी पैदल यात्रा करने जा रहे हो, तो लगातार चलोगे तो आपका क्या है कि हाथ पांव दर्द करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि आपकी मांसपेशियां ना वो क्या करना शुरू करती हैं, अनॉक्सी श्वसन करना शुरू करती हैं। आप ध्यान करना, मैं आपको बताऊंगा, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन हमारी मांसपेशियां वगैरह ना ये अंकुरित होते बीज हैं, कच्चे फल हैं, और हमारे क्या है कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, इवन देन की हमारी मांसपेशियां वगैरह ये अनॉक्सी श्वसन करते हैं। और अनॉक्सी श्वसन के दौरान क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं, क्योंकि आपको ये भी दर्शन रखा है अनॉक्सी श्वसन को आजकल किण्वन भी कहते हैं। किण्वन क्रिया के दौरान में क्या होते हैं, अम्ल बनते हैं। ठीक है ना, शराब और अम्ल का निर्माण। तो वो अम्ल कौन सा बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। फिर वो एक जगह जमा हो जाएगा तो आपको क्या है, मांसपेशियां, वहां पर खून का सर्कुलेशन होगा नहीं, ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, आप रिफ्रेश नहीं हो पाओगे, फिर आप क्या करोगे, बैठोगे। या छोटे बच्चों को कि आप दबाओगे तो वहां दबाने के बाद में आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि आराम तब मिलता है क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, आपको दबाने की वजह से वहां से क्या टूट रहा है, आपका लैक्टिक एसिड टूट रहा है। लैक्टिक एसिड टूटेगा तो आगे खून का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन गई तो वहां का अंग आपका रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से चलना शुरू कर जाते हो। तो थकान का कारण कौन सा एसिड का जमाव, लैक्टिक। अब है मधुमेह, ये डायबिटीज। सुनना, आपने अग्नाशय ग्रंथि का नाम सुन के रखा है, सबको मालूम है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर एक कोशिका है जिसका नाम है बीटा कोशिका। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका, अल्फा बीटा डेल्टा। बीटा जो सेल्स होती है ना वो किसका सीक्रेशन करती है, इंसुलिन का। और यदि इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, मधुमेह होता है। दोबारा सुनना कि अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन कम सीक्रेशन करती है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाएगा। ठीक है ना। एक है फीवर रोग, ये म्यूकर कवक की वजह से होता है, म्यूकर कवक की वजह। म्यूकर एक फंजाई है, इसकी अधिकता से हे फीवर रोग यानी बुखार सी आती है। पार्थेनियम गाजर घास का नाम सुन रखा होगा, उसकी वजह से भी होता है। ये बात ये लो, गाजर घास, पार्थेनियम या गाजर घास, कांग्रेसी घास के नाम से भी जानते हैं, उनकी वजह से भी हे फीवर होता है। तो कुल मिलाकर के ये एलर्जी, धूलकण, प्राकरण, सर्दी गर्मी की वजह से, गाउट रोग यूरिक एसिड के जमाव से, गठिया सिट्रिक एसिड, थकाव लैक्टिक एसिड, मधुमेह रोग है ना वह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, रहे फीवर म्यूकर कवक की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो थे आपके छोटे संक्रामक रोग। और बड़ा संक्रामक रोग जो कैंसर, जो मैंने आपको डिटेल से बताया ही था इससे पहले, तो वो था ही था। ठीक है, तो ये बातें यहां तक की। अब देखो प्रिय छात्रों कि आज मैंने आपको 2-3 बातें बता चुका हूं। एक तो मैंने आपको क्या है कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको ध्यान में आनुवांशिक रोग पढ़ लिए हमने। ठीक है, उसके बाद संक्रामक रोग पढ़ दिए। अब बात करनी है अपने नेक्स्ट वीडियो में संक्रामक रोगों की। और संक्रामक रोग 5 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और कर्मी। इन 5 के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा। तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा और ये काम आप प्रॉपर वे में करते रहिएगा। नमस्कार।